अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फोर कॉर्नर विद तारड़ के साथ मैं हूं शाजिया नैयर और मेरे साथ वाशिंगटन डीसी से इस वक्त मौजूद हैं साजिद साहब। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो तहरीके लबैक पाकिस्तान पर लगने वाली पाबंदी और इसके साथ साथ और भी बहुत से मामलात हैं, और साथ में जो अमेरिका में एक जो चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से जो कैंपेन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ पाकिस्तान में जो पीडीएम के मामलात हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो साजिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि तहरीके लबैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया गया और कलअदम करार देने के बाद उनके साथ एक मुआहिदा भी कर लिया गया। उस मुआहिदे के तहत एक करारदाद भी कौमी असेंबली में पेश कर दी गई है। आप क्या समझते हैं, मामला किस तरफ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम शाजिया, थैंक यू सो मच। देखें, तहरीके लबैक पाकिस्तान को शुरू से ही एक इस पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो हमारी जो गवर्नमेंट है खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन, वो नापुख्तगी का उन्होंने मुजाहरा किया है और ये शुरू से इसको मिस हैंडल किया गया पहले दिन से। उसकी वजह यह है कि इनके साथ मुआहिदा किया गया। पहले मुआहिदे के ऊपर जो पुराने मिनिस्टर इंटीरियर थे शाह साहब, उन्होंने साइन किए, कादरी साहब ने किए, बल्कि कमिश्नर इस्लामाबाद में उसने उस पर साइन किए और मुसलसल उनसे वादे करते रहे। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि मुसलमान कंट्रीज दूसरे किस तरह इसको हैंडल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो इस वक्त फ्रेंच प्रोडक्ट्स की है वो टर्की में है, और मैंने अगले दिन मेरी जो स्टडी थी कि इसने काफी ममालिक्स ने अर्ली जब ये हादसा हुआ था तो फ्रांस से अपने जो सफीर थे वो वापस बुलाए और बाद में उनकी यकीन दहानी पे वो दोबारा उन्होंने अपने सफारती रिलेशनशिप उनसे ठीक किए। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, दूसरा मुआहिदा इनसे किया, उसमें शेख रशीद साहब के साइन थे, कादरी साहब के साइन थे, और इसको मिस हैंडल करते रहे। और तीसरा, इतनी जल्दी मैं ये समझता हूं कि तहरीके लबैक पाकिस्तान इतनी बड़ी सियासी पार्टी नहीं है, उनके चंद सिर्फ एमपीएस हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी और खासकर सुन्नी मसलक का पाकिस्तान में जो होल्ड या उनकी तादाद देखी जाए तो उसमें फौरन उन पर पाबंदी लगा देना ये भी ज्यादती थी। और उसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान क्योंकि काफी अरसा दहशतगर्दी का निशान रहा है और वो हर चीज को दहशतगर्दी के जुमरे में ले जाते हैं, तो ये इन चीजों को मिस हैंडल किया गया। फिर उसके बाद ये कि मैंने बल्कि अगले दिन मेरी अपनी जो सोर्सेज हैं उस हिसाब से मैंने देखा जो खास रेजोल्यूशन पेश करना था तो पीटीआई का कोई खास बंदा आगे नहीं आ रहा था रेजोल्यूशन करने के लिए। वो जरा छुप गए थे, चेहरे छुपा रहे थे, खान साहब को अकेला छोड़ दिया गया। शेख रशीद साहब ने बल्कि अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी बड़ी मुख्तसर सी की और घबराए नजर आ रहे थे वो भी, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर था। लेकिन इसके सब पीछे सिर्फ एक चीज है कि इसकी मिस हैंडलिंग है, टोटल मिस हैंडलिंग। और जिस तरीके से दूसरी तरफ से मैंने अगले दिन ये भी पिछली दफा आपको कहा था कि हर मुसलमान आशिक़े रसूल होता है, और इस तरीके से नहीं होना चाहिए था कि आशिक़े रसूलों को ही मार रहे हैं और अपनी अमलाक को अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। इसके ऊपर कुछ सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए थी दोनों साइडों से। और देखें जिस तरीके से हुआ कि उसमें 600 के करीब लोग जख्मी थे, उसमें 30 गाड़ियां जला दी गई, लोगों को अगवा किया गया। दोनों साइडों से मैं समझता हूं गलत हुआ था, लेकिन अभी भी जो है वो सही ट्रैक पे नहीं है। गवर्नमेंट इसको अभी भी मिस हैंडल कर रही है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब रेजोल्यूशन इन्होंने पेश किया है, उस पर बहस होगी, लेकिन इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर और इनको मैं समझता हूं कि इकट्ठे होके सेंसेस पे जाके तो इसको हैंडल करना चाहिए था। इसको इट वाज कंप्लीटली मिस हैंडल्ड। अच्छा साजिद साहब, गवर्नमेंट की तरफ से तहरीके लबैक पाकिस्तान को 1 महीने का टाइम दिया गया है अपील करने के लिए, मतलब जो उसको कलअदम करार दिया गया है उसके ऊपर तहरीके लबैक पाकिस्तान अपील कर सकती है और अपने जवाब जो है वो पेश कर सकती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से मैं देख रहा था शेख रशीद साहब की और दूसरे जिस तरीके से मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल में ये पाबंदी उनसे खत्म होगी। अब वो कहते हैं ना कि वो अब असर मुंह छुपाने के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं। वो एक अपील करेंगे, वो एक प्रोसेस होगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो पाबंदी हटेगी। काफी 600 से ज्यादा जो कारकुन है उनको छोड़ दिया गया, आपने देखा होगा, और जो उनके अपने मुज़ाकरात थे वो। और मैं यहाँ पे फिर ये समझता हूँ साद साहब ने, रिजवी साहब ने बड़ी दूर अंदेशी का मुजाहरा किया है। वो बैक फुट पे गए और उन्होंने, मैं समझता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने मजीद हालात खराब होने के बजाय इनके साथ डायलॉग किया और उन्होंने अपील की अपने कारकुनान से कि आप मजीद अमलाक को ना जलाएं और काम डाउन किया।
मैं समझता हूं उन्होंने बड़ा अच्छा किया, बड़े समझदारी का उन्होंने मुजाहरा किया है। लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज दोनों पार्टियों को चाहिए कि इसको देख के करें। इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। और कहते हैं अपने घर को आग ना लगाएं। देखिए गुस्सा हर एक मुसलमान के अंदर है। मैं खुद आशिक रसूल हूं। मैं आई वाज हार्ट ब्रोकन। मैं खुद बड़ा अरसा आई एम स्टिल इस मैटर पे आई एम वेरी इमोशनल। लेकिन कहते हैं कि हर इन मुसलमान चीजों बहुत से देखना शौक में चाहिए। होता है जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी गलत बात की जाती है, कोई गुस्ताखी की जाती है, तो डेफिनेटली हर मुसलमान को बहुत तकलीफ होती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। लेकिन शायद मैंने पिछली दफा भी आपको बताया था कि हमारी मिसमैनेजमेंट के हालात ये हैं कि फ्रांस के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का एम्बेसडर है ही नहीं है कोई। इस द पोजीशन खाली है, अभी तक वेकेंट है। और अभी तक वहां का कोई ऐसा मेरा मकसद एम्बेसडर जो होता है वो आपके कंट्री को और आपके अवाम और उनकी फीलिंग्स को वहां रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो पाकिस्तान में कोई एक मिसमैनेजमेंट नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जो है पर्सनल चीजों पे वो हाई लेवल पे उसको हैंडल प्रॉपरली नहीं करते। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि इन चीजों को ठीक करे। खान साहब को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो सियासी यतीम रखे हैं उन्होंने, जो खासकर जो उन्हीं को मिसलीड कर रहे हैं, उनको असल हकायक से दूर रखते हैं। मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए। खान साहब इज अ वंडरफुल लीडर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन इन टाइम मैनेज अपनी टीम बिल्ड करने में वो पीछे रहे हैं। उनकी टीम पे एतबार नहीं किया जा सकता। उनकी टीम इज अ वेरी पुअर परफॉर्मर। और खान साहब को चाहिए कि अपनी टीम को बेहतर करें। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान के हवाले से हमने बात की। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी पीटीएम के हवाले से कि आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में काफी हद तक दूरियां पैदा हो चुकी हैं और इन दूरियों को खत्म करने के लिए दोबारा पीटीएम मुतहर्रिक हो रही है कि दोनों जमातों को थोड़ा करीब लाया जाए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, पीडीएम का सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग का सिर्फ एक एजेंडा था कि अपने करप्शन के पैसों को किस तरह बचाना है। इसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और उसी के पीछे आसपास वो घूम रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि कौम को पता है बिल्कुल, कश्मीर के मामले में अगर पीटीआई ने या गवर्नमेंट ने कंसेंसस करने की कोशिश की तो उन्होंने साथ ही नैब की शराइत रख दी। देखिए, कश्मीर के साथ नैब को कंटीजेंट नहीं करना चाहिए था। इसी से आप देख सकती हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं। उनकी इंटेंशंस नून लीग की और पीपल्स पार्टी की सिर्फ और सिर्फ एक है कि किस तरीके से हमारा जो लूटा हुआ माल है उसको ना छेड़ा जाए, तब हम आगे चल सकते हैं, उसके बगैर आगे नहीं चलेंगे। फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल करने की कोशिश की, क्योंकि वो एक वाहिद इंसान है जो मदरसों से बच्चों को सड़कों पे ला सकते थे। वरना इस वक्त पाकिस्तान में अवाम जो है, जो लोग आम जो वोटर्स हैं, वो इन दोनों पार्टियों की करप्शन की बेसिस पे या उस इश्यूज पे सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों पार्टीज को मौजूद है, को मालूम है। और मैं ये यहां पे भी कहना चाहूंगा कि आगे फ्यूचर में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने कारकुनान को कुर्बानी देने के लिए लोग सड़कों पे नहीं आएंगे। ये लोग चाहते हैं कि ये सड़कों पे निकले, मारे, इमलाक को जलाया जाए हमारी करप्शन के पैसे को बचाने के लिए। तो ये इनकी गलत फहमी है। ये जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, बल्कि यहां पर भी देखा गया है कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की एजिटेशन में भी पीछे सियासी अवामल शामिल थे। जो पार्टियां, सियासी पार्टियां थी, वो भी इसको हवा देने की कोशिश कर रही थी और करेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो उनका यही है कि गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो मेरे ख्याल में पीडीएम का आगे कोई फ्यूचर नहीं है, वो दफन हो चुकी है। अब आगे इनको कोई नया हथकंडा करना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से अगले दिन असेंबली में जो कुछ हुआ और सेनेट में जिस तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी की दूरियां आ चुकी हैं, जिस तरीके से उन्होंने कमेटियों की चेयरमैनशिप मांगने की कोशिश की है, बेंचों पे बैठने के लिए एक दूसरे के साथ को तैयार नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि दरारें पड़ चुकी हैं, दोबारा इकट्ठे नहीं हो सकते अनलेस के नैब या कोई और दोबारा शिकंजा अपना। साजिद साहब, आपने एक और चीज भी देखी होगी और आप इसको सेकंड जरूर करेंगे कि जब इनकी दूरियां स्टार्ट हुई, जब इनके दरमियान इख्तिलाफात शुरू हुए, तो इशारों कनायों में जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा था, वो भी सबने देखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने जो बड़े हैं उनके हवाले से किस तरीके से इशारों में बातें करते थे कि रायविंड के लोग इस तरह के हैं तो वो कह रहे हैं कि जी वहां पीपल्स पार्टी के लोग इस तरह के हैं। तो मतलब इस तरह की बातें भी दोनों पार्टियों के दरमियान, दोनों जो आजकल लीडर्स हैं, मतलब मरियम नवाज और बिलावल, उनकी तरफ से भी इस तरह की बहुत सारे इशारे जो है वो एक दूसरे के खिलाफ दिए जाते रहे हैं। तो उसके बाद अब ये लोग, आपको लगता है कि एक टेबल पे इकट्ठे बैठ पाएंगे? उन्हें बहुत मुश्किल है, इनमें दूरियां बढ़ चुकी हैं
और देखा जाए तो इनको सिर्फ इनके करप्शन का पैसा एक टेबल पर लेकर आया था, जिसपे मैं समझता हूं कि नैब और दूसरी चीजों ने कंप्रोमाइज नहीं किया, और उसी वजह से वो दूरियां उनमें जो है बड़ी हैं। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज का बिलखसूस एक और चीज इसमें सामने आई है कि अवाम जो नवाब किंग इज किंग का बच्चा भी, अब जो जिस तरह मैं हमेशा यूज करता हूं कि जनरल का बच्चा भी सीधे ही जनरल बन गया, उसने नीचे से ट्रेनिंग ही नहीं ली। हमारे जो नए लीडर जो इस वक्त बैठे हैं कुर्सियों पे, ना उनको उर्दू का पता है, ना उनको पाकिस्तान का पता है। उनकी सब जायदादें, उनकी ट्रेनिंगें, तरबियत सारी बाहर से हुई हुई है। और जिस तरीके से मैं अक्सर ये कहता हूं, देखें कि बिलावल साहब के पास क्या इसका टोकन है, वो तो पूरी उर्दू भी नहीं बोलते, ना कल्चर को समझते हैं, और वो आगे कुर्सी पे आगे अगले वजीर आजम बनने की ख्वाब देख रहे हैं। दूसरी साइड पे देखा जाए तो जुनैद सफदर, जो कि मरियम साहब के बच्चे हैं, इंग्लैंड से पढ़ के वो भी वापस चले गए हैं, उनके लिए हल्का ढूंढा जा रहा है कि वो किस तरीके से, किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, वो चीफ मिनिस्टर वो किस तरह बनेंगे। तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में ये, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में, अब देखें कांग्रेस के हालात देखें। अब गांधी साहब का बच्चा जो है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा कांग्रेस को, इज अ फेल पॉलिटिशियन। लोग कांग्रेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी इस कामयाब है। पाकिस्तान में भी लोग इस मौरूसी सियासत को रिजेक्ट करेंगे। इसमें बिल्कुल आप देखेंगे अमेरिका में जिस तरीके से जेब बुश को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अब थर्ड प्रेसिडेंट आना चाह रहा था बुश फैमिली से। तो ये लेगेसी पॉलिटिक्स का फ्यूचर जो है, ये डेमोक्रेसी की बेसिक फंडामेंटल्स के खिलाफ है। कि उसकी ये वो कहते हैं ना कि नवाब इब्ने नवाब, तो ये लोग अब इस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो हर एक इंसान के हाथ में जो एक स्मार्टफोन है, वो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत बड़ा स्कूल है। साजिद साहब, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे को आप किस तरह से देख रहे हैं, जब ये सारी चीजें हो रही हैं, बहुत ज्यादा हैपनिंग्स हो रही हैं, पार्टीज के आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, तो आगे क्या आपको दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, एक तो उस पर मैं सारा सियासतदानों को भी ब्लेम नहीं करूंगा। पाकिस्तान के जमहूरियत में आपको पता, जब से 1947 से पाकिस्तान बना, उसमें काफी रुकावटें आई, सियासी नशोनुमा हो ही नहीं पाई, लोगों को यह पता ही नहीं चल सका कि जमहूरियत किस चीज का नाम है। कभी गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराए गए, उसमें बरादरियां प्रमोट की गई। अभी भी पाकिस्तान पार्टी कम, बरादरी बेसिस ज्यादा। तो ये जमहूरियत नहीं है। और दूसरा ये है कि आप देखें कि कौमी असेंबली में क्या होता है, वो एक बकरा मंडी बन के रह चुकी है। वहां पे एस्टेब्लिशमेंट इतनी इन्वॉल्व है सियासत में कि जिसकी हद नहीं है। और लेकिन मैं इन सारी चीजों की स्टडी करने के बाद, मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा, बल्कि मैं 2 दफा लॉ स्कूल गया। तो मैं जब देखता हूं कि अमेरिका में भी जमहूरियत जो है वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही, डेमोक्रेसी इज फेलिंग पीपल, तो पाकिस्तान में क्या हालात होंगे आप खुद ही अंदाजा लगा लें। कि अमेरिका में जमहूरियत की हिस्ट्री देखें तो 300-400 साल पुरानी है, पाकिस्तान में कितनी पुरानी है, और वो भी टूटी फूटी 1947 से लेकर अब तक। लेकिन जो बॉटम लाइन में देखता हूं वो क्या है, जिसपे मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, कि पाकिस्तान का सियासतदान भी पाकिस्तानी है, आपकी स्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी है, आपकी फौज भी पाकिस्तानी है, आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, लेकिन उनमें नेशनलिज्म नहीं है, उनके अंदर पाकिस्तानियत नहीं है, उनमें लूट मार और लूटो और भागो यहां से। बल्कि उसमें मैं अफसोस की एक बात कहूंगा कि अब इस वक्त पाकिस्तान में मैं समझता हूं, हमेशा आपको जमहूरियत आपको नहीं खत्म करेगी, करप्शन खत्म करेगी। इस वक्त जो नया ट्रेंड चल रहा है वो बहुत अजीब सा है। उस खित्ते में ग्रुपिंग हो रही है सुपर पावर्स की, और पाकिस्तान उसमें हिस्सा बन चुका है, बना हुआ है। लेकिन उसमें खतरनाक ट्रेंड ये है कि पहले हमारी एस्टेब्लिशमेंट और ये पेशावर सियासतदान पैसा लेके भागते थे दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क। अब मुल्क बेचा जा रहा है चाइना को, लेकिन बच्चे यहां भेजे जा रहे हैं, बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टियां अभी भी यहां ली जा रही हैं, लेकिन मुल्क जो है उसको चाइना के साथ एडजस्ट कर दिया गया। मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि पाकिस्तान का हर चैनल में इस वक्त एंकर वो कश्मीर के गीत, चाइना के गीत गाता है कि चाइना ने फलां मिसाइल बना लिया, चाइना ने ये कर लिया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने खुद क्या किया है, आप खुद कहां खड़े हैं, आप अपनी बात करें। आपको ये आपके अवाम को जो एक गलत कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ये अभी भी दिया जा रहा है और जाता रहा है, कि शायद चाइना कश्मीर खींच के आपकी झोली में फेंकेगा। तो मेरे भाई, आपको चाइना नहीं देख सकता कुछ भी। चाइना जब भी आप किसी हालते जंग में जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, अपने बेनिफिट्स देखते हैं। आपने मॉडल देखना है तो आजरबाईजान का मॉडल देखें, उन्होंने अभी 21वीं सदी में दुनिया को प्रूव किया है कि हाउ द नेशन स्टैंड अप, हाउ द नेशन स्टे टुगेदर।
किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान एक पेज पे आके उन्होंने अपने मकासद हासिल किए हैं, उनको देखें आप। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए। अच्छा साजिद साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में अमेरिका की, तो मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका में अभी कुछ अर्सा पहले जो एक पर्सन था उसकी डेथ हुई, जिसके ऊपर साबिक पुलिस एहलकार को मुजरिम नामजद कर दिया गया, और साथ ही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक 15 साल लड़की का कत्ल कर दिया गया है। उसके ऊपर भी बहुत हंगामा है इस वक्त अमेरिका में। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा कुछ मानना चाहूंगी कि 2016 में जब एक फेलोशिप पे अमेरिका गई, तो वहां पे हमारे फेलोशिप का एक हिस्सा था मिजूरी में। वहां पे फर्गुसन जो है उसका मर्डर हुआ था एक यंग नौजवान का, जो के ब्लैक जो वो हैं उनमें से, तो उसका स्पेशली हमें उस जगह का विजिट कराया गया, हमें पूरी ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह से ब्लैक लाइफ्स को अमेरिका में मर्डर किया जाता है, और इस चीज के ऊपर मतलब पूरा उन्होंने फेलोशिप का हिस्सा बनाया। आप क्या समझ रहे हैं, अमेरिका में रेसिज्म को हवा मिल रही है या हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये देखिए, यहां पे मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि रेसिज्म इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में रेसिज्म नहीं है? आप एक जिले को छोड़ के दूसरे जिले में जाते हैं तो आपको कहा जाता है गुजराती आ गया जी, और पठान आ गया जी, और खोचा आ गया जी। क्या ख्याल है, रेसिज्म ऐसे नहीं है। रेसिज्म इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। अब मैं छोटा सा बताना, जो पाकिस्तान अमेरिका में क्या हो रहा है, अब स्लेवरी आज से 300 साल पुरानी चीज थी, उस वक्त ट्रेड का हिस्सा थी, आज उसको फिर सामने रख लिया गया है। मैं यहां पे आपके सुनने वालों को, देखने वालों को यह जरूर बताऊंगा कि पाकिस्तान में इसके बारे में सोचने से पहले, ये पाकिस्तान में अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर और रेसिस, ये एक मार्केटिंग कैंपेन है, ये सियासत का हिस्सा है, ये रेस का हिस्सा नहीं है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन 14% है पॉपुलेशन में, उनकी सिर्फ आबादी 14% है, लेकिन जेलों में 70% है, जेलें उनसे भरी हैं। अब उस पे आप क्या करेंगे? और मैं फिर दूसरा क्वेश्चन ये करूंगा, ठीक है, आप अगर रेस बेस बनाना चाहते हैं तो अमेरिका के हर सिटी में, जो मेन सिटीज हैं, उनके मेयर्स काले हैं, अफ्रीकन अमेरिकन है। मैं खासकर जहां मैं जिस शहर के नजदीक रहता हूं, बाल्टीमोर में, पिछले 65 साल से वहां पे डेमोक्रेट पार्टी और अफ्रीकन अमेरिकन मेयर्स हैं ज्यादातर। शिकागो अफ्रीकन अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन वहां के मेयर, इसी तरह। और ये सारे शहर जिनकी मैं बता रहा हूं, नॉन लिवेबल है। ये दिन में बैरूत बन जाते हैं, ये दिन में यहां सीरिया बन जाता है। आप उनमें कोई वहां नॉर्मल इंसान ना गुजर सकता है, ना जा सकता है वहां से। लॉ एनफोर्समेंट की हालत ये है। अब उसमें यह हुआ है कि अमेरिका इस वक्त क्या, मैं एक और दूसरी छोटी सी बात बताऊंगा कि मैं यहां पे लॉ के साथ साथ MBA भी मैंने किया, तो उसमें एक चीज पढ़ाई जाती है, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। मेरे ख्याल में शायद अगर अमेरिका इस रेस पे से सर्वाइव करके बाहर ना सका, ये लिबरलिज्म को ना छोड़ सका, तो मेरे ख्याल में अमेरिका का शायद डाउनफॉल शुरू हो चुका है। वो इस तरीके से कि अब ये देखें कि इस रेस बेस पे क्या हो रहा है। चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी जो बाइडेन के साथ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब उन पे टैक्सेस वगैरह लगाए, जितने ट्रेड टैक्सेस वगैरह, तो उनको नुकसान हो रहा था। हमारे जो बाइडेन साहब का बच्चा, उसने $1.5 बिलियन चाइना से बनाया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, अब जो प्रेसिडेंट है, वो खुद बोल के कहते हैं चाइना हमारे लिए अच्छा है, चाइना बहुत अच्छा है, चाइना बहुत अच्छा है। अब उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चाइना का इंटरेस्ट क्या था। चाइना अभी भी चाहता है कि अमेरिका के अंदर अपने इनको सिविल वॉर के इश्यूज हों। अगले दिन बल्कि यहां पे मैं ये बताऊंगा, आज से 2 हफ्ते पहले सियाटल में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें अमेरिका ने जब चाइना के अंदर वीगर मुसलमानों के बारे में क्वेश्चन उठाया, तो चाइनीज तकरीबन आधा घंटा आगे से बोलते रहे हैं कि आपके इंटरनल हालात आपके कैसे हैं, आपके अंदर ब्लैक लाइव मैटर क्या है, आपके अंदर इलेक्शन रिगिंग क्या है। हमें जमहूरियत के आप भाषण ना दें, आप अपनी जमहूरियत को देखें। आज ये हालात हो चुके हैं, और मैं बल्कि ये समझता हूं कि चाइना का इंटरेस्ट दूसरी साइड पे क्या है। चाइना अब अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है। चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट यह था कि 50 साल उन्होंने किसी किस्म के इंटरनेशनल वॉर का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने अपने डिफेंस पे कोई खर्चा नहीं किया। लेकिन आज क्या हो रहा है,
आज सीपैक भी बन रहा है। उन्होंने वहां एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सार्क कंट्रीज और दूसरे एशियन कंट्रीज उनको साथ मिला के अल्टीमेटली ये सारी चीजें होंगी। और इसका डायरेक्ट इनको मैं ये समझता हूं ये सीपैक की मार्केटिंग कैंपेन है। अब हमारे दो चीजें मैं बताना चाहूंगा इसमें, खासकर हमारे कुरैशी साहब ईरान गए, कुरैशी साहब टर्की जाएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया जाएंगे। अब वो ये हो रहा है असल में उस एरिया में कि ना सिर्फ पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक का हिस्सा है, अब पाकिस्तान ने इस्लामिक कंट्रीज में सीपैक की मार्केटिंग भी करनी है। ये मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो चुकी है ताकि ये जो ममालिक हैं साथ आए मिलके और चाइना के ब्लॉक में जाएं, ताकि अमेरिका क्योंकि इंडिया अमेरिका के ब्लॉक में जा चुका है और पाकिस्तान इस वक्त रशिया और चाइना के हाथों में खेल रहा है। तो ये सारा उस एरिया में जो नया कुछ सारा कुछ बन रहा है, अमेरिका के इंटरनल इश्यूज ये चाइना को सूट करते हैं कि अमेरिका अपने इंटरनल इश्यूज में बिजी रहे ताकि वो अपनी सीपैक या अपने सारे जो उस एरिया में अपने ब्लॉक को सीधा कर सके। मेरे ख्याल में चाइना की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे ब्लैक लाइव मैटर और बॉर्डर पे ये चीजें चल रही हैं। और कल बल्कि एनवायरमेंट पे 2 दिन की यहाँ कॉन्फ्रेंस थी जिसको हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उसके बारे में काफी स्पीचेस दी, जॉन कैरी साहब ने दी, लेकिन चाइना ने कहा है कि हम क्लाइमेट में काम नहीं कर सकते, हमारा बहुत बड़ा कंट्री है, 2030 इज टू सून फॉर अस टू कमिट समथिंग रिलेटेड टू क्लाइमेट। तो ये असल में मैं समझता हूं चाइना इन चीजों में कामयाब हो रहा है। हालांकि एनवायरमेंट जो है वो इसमें पूरी जी। तो ये अमेरिका इस वक्त अपने इंटरनल इश्यूज में बिजी रहेगा और चाइना अपने एक्सटर्नल अपने मसल फ्लेक्स करेगा, अपनी ग्रिप दूसरे ममालिक में अपने ट्रेड इश्यूज बढ़ाता जाएगा, वो कर रहा है। और ये अमेरिका के लिए तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है, लेकिन चाइना के लिए ठीक है। चाइना अपना उसके लिए अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, यूज कर रहा है। चाइनीज आर प्लेइंग द स्मार्ट गेम, आई बिलीव। आपने अभी बात की कि मार्केटिंग कैंपेन है, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं, अमेरिकन शहरी हैं। आपके लास्ट प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि एक पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी जो टैक्सी छीनते हुए जिनको मर्डर कर दिया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी मजबूत आवाज नहीं उठाई गई। ओनली ब्लैक लाइफ, उनका कोई एक आदमी अगर किसी हादसे में या कुछ इस तरह से अगर वो जांबाक हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत शदीद किस्म का रद्द अमल आता है, लेकिन पाकिस्तानी की वहां पे मर्डर हो गया, उनके साथ जिस तरीके से वो तमाम वाकया स्क्रीन पे आया, इसके ऊपर कोई भी मजबूत आवाज ना उठना, इसकी क्या रीजन है? वहां पे इतने पाकिस्तानी हैं, हम लोग अपने लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं वहां पे? देखिए उसमें 2 चीजें, एक तो पाकिस्तानी यहाँ पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पाकिस्तानी यहाँ पे माशाल्लाह हमारी काफी पॉपुलेशन है, लेकिन एक तो पाकिस्तानी हम सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स के, हमारी नशोनुमा सियासी नशोनुमा पाकिस्तान से नहीं होके आई। और दूसरा ये कि हम अभी अपने मुआशी मसाइल में यहाँ बिजी हैं, हम सियासी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते। हमारे बच्चे आज भी जब स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनसे पूछें तो वो क्या बनना चाहते हैं, वो IT की तरफ तवज्जो है या मेडिकल की तरफ तवज्जो है, लॉ स्कूलों में नहीं जा रहे, अगर होंगे भी तो लॉ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अभी हम वी आर वे बिहाइंड। आप ये देखें कि हमारे 4-5 ऐसे पाकिस्तानी थे, मेरे दोस्त थे, बल्कि मैं देखना चाहूंगा उनको बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उनको भी किचन टेबल पे जगह नहीं मिली। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मिलियंस रेज किए, लेकिन उनको किचन टेबल पे या कोई भी अच्छी नॉमिनेशन नहीं मिल सकी। पाकिस्तान अभी इंडिया से अमेरिका में भी 100 साल पीछे है, अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा। और मैं ये पाकिस्तान के लिए करप्शन के बाद दूसरा मसला होगा कि वॉशिंगटन DC में पाकिस्तानी अमेरिकन इंडियन से 50 से 100 साल पीछे है, कोई नॉमिनेशन नहीं है। दूसरी बात बताऊंगा मैं आपको कि अब जमहूरियत के जो खतरात हैं, सबसे बड़ा खतरा जमहूरियत को इस वक्त मीडिया से है। मेरे ख्याल में CNN ने यह प्रूव कर दिया है जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब से का इलेक्शन, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार के गए हैं, कि राइट नाउ CNN इज रनिंग द वर्ल्ड। उसकी वजह यह है पाकिस्तानी मरा है, CNN ने उसको एक्सीडेंट करार दिया है, CNN ने उसकी खबर ही नहीं लगाना पसंद की। आज अमेरिका में चाहे जितने लोग मर जाएं, उसमें सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी, हिस्पैनिक अमेरिकन मर जाए कोई खबर नहीं आती, गोरा पुलिस वाला मर जाए कोई खबर नहीं आती, आधा अमेरिका उसमें तूफान आ जाए कोई खबर नहीं देते। हाँ, किसी को काले को हाथ लग जाए और गोरा पास खड़ा हो तो उस पे इशू। इस वक्त टोटल, मैंने आपको पहले भी बताया, रेस
अमेरिका में रेशल प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब मार्केटिंग है, उस पर सियासत होती है, उस पर कारोबार हो रहा है। तो ये असल में इस वक्त CNN इज रनिंग द व्हाइट हाउस। अब मैं कई चीजों पे तो मुझे हंसी आती है, लेकिन जमहूरियत को जो खतरात हैं उनमें से सबसे बड़ा खतरा इस वक्त मीडिया का है। CNN हैज प्रूवन इट कि द फ्यूचर इज रिलेटेड टू द मीडिया और न्यूज। अच्छा, साजिद साहब, एक क्वेश्चन मैं करना चाह रही हूँ कोरोना के हवाले से। सब लोगों के सामने है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों लोग इसका शिकार हो चुके हैं, अपनी जिंदगियों से जा चुके हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है, जो दुनिया के हालात इस वक्त आपके सामने हैं? इसमें सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज फ्राइडे है, मैं दुआ करूंगा कि आप सब इकट्ठे होकर दुआ करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला इंसानियत को इस कोरोना से बचाए। और उसके रिलेटेड जो कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, एक तो सबसे बड़ा अच्छा स्टेप पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लिया कि उन्होंने 50 एम्बुलेंसेज जो है वो इंडिया भेजी है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात। हमें पाकिस्तानियों को चाहिए, हम मुसलमानों को चाहिए कि दुआ करें, और इंडियन जो है अपने नेबर्स उनके लिए भी दुआ करें। इंसानियत सफ़र कर रही है, जिंदगी होती है चाहे किसी की भी हो। तो इस वक्त कोविड का इस वक्त सबसे ज़्यादा जोर तो आपके हमसाया मुल्क इंडिया में है, जहाँ पे हस्पतालों में बेड मौजूद नहीं है, वहाँ पे लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही। पाकिस्तान अभी अल्लाह के फजल से उतना हालात ख़राब नहीं है, लेकिन इंडिया में सुना है जो वेव आई है कोरोना की, साइंटिस्ट जो है उनको समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म का स्ट्रेन है वहाँ जो इंडिया में फैल रहा है इस वक्त। लेकिन दुआ करनी चाहिए उनके लिए। अमेरिका में ये है कि इस वक्त आधी पॉपुलेशन जो है उनको तो वैक्सीनेशन लग चुकी है, अभी उसके वो हालात नहीं है, लेकिन इसकी पूरी दुनिया को, सारी दुनिया को वैक्सीनेशन लगने के लिए मेरे ख्याल में, और उसकी जो दूसरी किस्में निकल रही हैं उनको हैंडल करने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, बिल गेट्स साहब के हिसाब से तो इसको पूरी दुनिया को वैक्सीन लगाने के लिए 2027 तक टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि वैक्सीन इसका परमानेंट हल नहीं है। आपको हर साल अब एक बूस्टर लगवाना पड़ेगा, बूस्टर शॉट, ताकि आप मुसलसल आपके अंदर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन कोरोना ने जिंदगी हमारी बदल के रख दी है, नए कारोबार, नई चीजें सामने आई हैं, और मेरे ख्याल में ये हमें खुदा याद करा दिया कोरोना ने, मेरे ख्याल में। तो मैं यहाँ तक कहूँगा, लेकिन अब दुआ करेंगे अल्लाह ताला इंसानियत को बचाए, हर इंसान को, और जल्द से जल्द हम इसको कंट्रोल कर सकें। साजिद साहब, हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस हवाले से बात की थी, मैं दोबारा पूछना चाहूंगी। कोरोना की वजह से दुनिया में ऐसे लगता है कि हम दोबारा से स्टोन एज में जा रहे हैं, और सरहदें बंद हो रही हैं, दूसरे ममालिक के लोगों को अपने मुल्क में आने से रोका जा रहा है कि ये ज्यादा फैल ना जाए। लेकिन जिस तरीके से फैला हुआ है, यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन होती है, सिर्फ शहरों में नहीं मुल्कों में भी लॉकडाउन चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, कारोबार की क्या सूरत हाल रहेगी, ममालिक की अपनी जो मुआशी खुद इन्हिसारी है वो किस तरह से स्ट्रांग होगी? देखें, इसमें ये ऐसा ह्यूज क्वेश्चन, मेरे ख्याल में इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना था इस कोविड से बढ़ के। आपने जिस तरह आपने फरमाया कि ममालिक, शहर नहीं, कंट्रीज बंद हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज डेवलपिंग कंट्रीज में आएगा, जिस तरह पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे ममालिक जहां इकॉनमी पहले ही मौजूद नहीं थी, और जहां पे हर चीज। अब मैं करप्शन के लिहाज से बताना चाहूंगा, मैं अगले दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, जो प्रिंस फिलिप अभी जिनकी वफात हुई उनकी इंग्लैंड में, क्वीन के हस्बैंड जो थे, वो एक दफा पाकिस्तान दौरे पे आए, तो एक चैरिटी के लिए वहां फ्लैटीज होटल लाहौर में एक ऑक्शन हो रहा था। तो मैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ के बड़ा हंसा भी कि उनकी जिंदगी, अब ये अंदाजा लगाएं कि वो, उन्होंने कहा कि ये ऑक्शन में जो लोग चैरिटी के लिए चीजें ले रहे हैं, इनसे फौरन कैश पैसे ले लिया करें आप, ये ना हो कि बाद में ये पैसे देने से मुकर जाए। तो हमारे पाकिस्तान में करप्शन की हिस्ट्री बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद है। मैं किसी वक्त इस पे भी आपको टच बेस करूंगा कि किस तरीके से एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया था करप्शन का, किस तरीके से वडेरा, जो ब्रिटिश दौर में वडेरे आते थे और वडेरों के एक बच्चे को सरदार बना देते थे,
दूसरों को ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बना देते थे, तीसरे को आर्मी में ले लेते थे, और किस तरीके से वो वडेरों के बच्चों ने मिलकर करप्शन को ईजाद किया और उन्होंने शुगर मिलें अब लगाई हैं और वही लोग अब फिर दोबारा पाकिस्तान को लूट रहे हैं। उनके पोते और पड़पोते कुछ बाहर से पढ़ के गए हैं, अपनी छुरियां बाहर से तेज करके गए हैं, करप्शन के नए तरीके सीख के गए हैं। मैं किसी वक्त बल्कि मैं चाहूंगा कि मैं उस पर एक डिटेल वीलॉग करूं उसमें, ताकि मैं बता सकूं कि पाकिस्तान में करप्शन कितनी डीपली रूटेड है। अब इसमें कोरोना के हवाले से जो मुझे सबसे बड़ा खदशा नजर आता है, लोग कर भी रहे हैं, लोगों को दम दरूद करने शुरू कर देंगे कोरोना के लिए, वहां पे फकियां बननी शुरू हो जाएंगी कोरोना के लिए, वहां पे जल्दी वैक्सीनेशन मिलेगी कोरोना के लिए। बल्कि यहां तक मैंने खबर पढ़ी थी कि एक डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में लोगों को स्टीम देते हैं और लंबी चौड़ी कहते हैं इसमें मैंने दवाई डाली होती है और पैसे रिप ऑफ कर रहे हैं। तो खुदारा तरस करें, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल होगा। कारोबार जहां पे पहले ही नहीं मौजूद थे वहां पे एक तो कारोबार खत्म होंगे, क्राइम बढ़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपको मौजूद हैं। आपके पास पुलिसिंग के लिए नंबर्स इतने मौजूद नहीं है। अगले दिन जब टीएलपी का तहरीके लेफ्ट पाकिस्तान के जब मैंने इशू देखा तो पूरे पाकिस्तान में मैंने पुलिस के नंबर जब देखे तो होश उड़ गए मेरे कि इतने छोटे नंबर और ज्यादा पुलिस तो इस वक्त आपके एलीट जो है उनके लिए वो बॉडीगार्ड बने हैं और उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। वो पुलिसिंग, आधी पुलिस तो पाकिस्तान की आपके जो एमएनएस हैं वजीरों के आसपास फिर रही है। लॉ एनफोर्समेंट के तो हालात आपके पास है ही नहीं है। 40% पुलिस जो है वो इस वक्त सिर्फ वीआईपी ड्यूटीज पर है कि वो बड़े लोगों को प्रोटेक्शन दे, और आम आवाम के लिए जो है वो पुलिस के पास टाइम ही नहीं है। आपको एक बड़ी मजेदार सी मैं एक बात बताऊंगी कि कल एक खबर चल रही थी हमारे यहाँ पे एक चैनल पे कि कराची पुलिस का चोरों को पकड़ने वाला कुत्ता चोरी हो गया। मतलब वो इस कदर वो फनी खबर लगी हमें कि मतलब पुलिस नहीं है चोरों को पकड़ने के लिए, तो पुलिस ने भी आगे कुत्ता रखा हुआ है जो चोरों को तलाश करता है और उनको पकड़ने में मदद देता है। मतलब इस तरह के भी हालात हैं यहाँ पे कि अब पुलिस को भी इस किस्म की चीजें, आपने कभी सुना होगा पाकिस्तान में कि अगर कहीं चोरी हो जाती थी कहीं दूर दराज इलाकों में, गांव वाले तो वो खोजी को लेकर आते थे। तो कुत्तों ने भी ये आजकल पुलिस वालों ने भी जो है वो कुत्ते रख लिए हैं खोज लगाने के लिए कि चोर कौन है और किस तरह से हमने पकड़ना है। मतलब इस तरह के हालात यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, आप तो कुत्ते की बात कर रहे हैं, मैंने तो पुलिस वाले यूनिफॉर्म में रैंसम के लिए अगवा होते भी देखे सुने हैं। मैंने पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर, ये कोरोना के साथ जो अगली वेव आएगी, एक तो इकॉनमी नीचे जाएगी, क्राइम की वेव आएगी, इसके लिए भी तैयार होना चाहिए पाकिस्तान में। मैं चाहूंगा कि जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है और सियासी हल्के जो हैं, जो पेशावर सियासतदान है, उनको चाहिए कि उसके लिए भी तैयारी करके रखें कि वो इस तरह के मामलात को किस तरह हैंडल करेंगे। साजिद साहब, प्रोग्राम के आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? पाकिस्तान में मैं अपने भाइयों को सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूंगा कि रमजान का महीना है, बरकतों का महीना है। इस महीने में कोविड के जो मरीज हैं, एक तो उनके लिए दुआ करना बहुत जरूरी है। दूसरा मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये होगा कि गरीब गुरबा, और खुदारा मैंने अगले दिन एक और मैसेज भी देखा है कि एक बंदा वो कह रहा था मैं आपसे आटे का थैला तो ले लेता हूं लेकिन प्लीज मेरी तस्वीर ना बनाए। तो खासकर मैंने अगले दिन फेसबुक पे भी देखा कि अपने दस्तरखान की तशहीर ना करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी ज्यादा आसाइशों से नवाजा है तो उसको ब्रैग ना करें। हो सकता है आपके किसी दोस्त के पास इतना खाने के लिए मौजूद ना हो। और दूसरा ये है कि मैं ये कहूंगा कि अपनी इस्तेताअत के हिसाब से अपने किसी ना किसी जानने वाले का देखें जिसका कोरोना की वजह से कारोबार खत्म है, जिसकी आमदन बंद हो चुकी है। प्लीज उनका ख्याल रखें। इस रमजान के महीने में नेकियां कमाने का महीना है। तो मैं ये आखिरी मैसेज ये मेरा होगा कि प्लीज खुदारा, और मेरे पाकिस्तानी दुकानदारों को, भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस महीने में आप बजाय जखीरा अंदोजी के और कारोबार के अपने मार्जिन जो हैं 200% की बजाय कोशिश करें कि एनालिसिस शेयर किया। और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। आपने अपना बहुत जबरदस्त किस्म का एनालिसिस दिया, आपने सियासत पर बात की और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हमारे इर्द गिर्द जो नादार लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास अल्लाह ताला ने इतनी आसाइशें दी हैं तो खुदारा उनका ख्याल रखिए और उनकी खुशियों में शरीक करें, उनकी इतनी हेल्प करें कि वो अपनी जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं उनको पूरा कर सके। बहुत शुक्रिया हमारे सब देखने वालों का। अगले प्रोग्राम में कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम हाजिर होंगे और आपको दोबारा साजिद साहब के साथ आपको उनका एनालिसिस देखने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।